लेकिन एक लंबा इंतजार हो रहा है। आज जंग शुरू होगी, कल जंग शुरू होगी, ये कहते कहते हफ्ते निकल जा रहे हैं। अमेरिका किस बात का वेट कर रहा है? अगर अमेरिका लड़ सकता तो आयतुल्लाह खामेनी ने कहा बहुत पहले अमेरिका जंग में आ चुका होता। जो अमेरिका की इस वक्त पोजीशन है वो बहुत ही कमजोर पोजीशन है। अगर हमने ईरान पे हमला किया तो हमें बहुत ही एक्यूट रिस्क है, बहुत ही बड़े रिस्क हैं। अब उस खित्ते में या ईरान अमेरिका या ईरान इजराइल के बीच में जंग के इम्कानात कितने % बच जाते हैं? ईरान उन्हें अमेरिका वो इस लायक भी नहीं समझता कि वो डायरेक्ट बात करे। नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया। और जैसा कि आप बहुत सारे दर्शकों की चाहत थी कि ईरान में क्या कुछ चल रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या कुछ चल रहा है, जो हालात बन रहे हैं उसको लेकर और ऑथेंटिक जानकारी लेकर आइए। तो ईरान से ही हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़मीर अब्बास जाफरी साहब, जो कि ईरान की अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और सबील मीडिया की हिंदी सेवा को लीड करते हैं, उसके हेड हैं। ज़मीर अब्बास जाफरी साहब, आपका स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत, और तमाम व्यूअर्स को सलाम अलैकुम, आदाब अर्ज करते हैं और उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। ज़मीर अब्बास जाफरी साहब, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि लगातार डिप्लॉयमेंट हो रहा है अमेरिका का उस खित्ते में ईरान के आसपास, लेकिन एक लंबा इंतजार हो रहा है। आज जंग शुरू होगी, कल जंग शुरू होगी, ये कहते कहते हफ्ते निकल जा रहे हैं। अमेरिका किस बात का वेट कर रहा है? क्या चर्चा है वहां पर? आपको क्या लगता है? देखें, अगर अमेरिका लड़ सकता तो आयतुल्लाह खामेनी ने कहा बहुत पहले अमेरिका जंग में आ चुका होता। कई फैक्टर्स हैं इस जंग के अंदर जो पिछली जंग से अलग है। पिछली जंग में एक शॉक फैक्टर था ईरान के लिए कि डिप्लोमेसी के दरमियान हमला किया था। अमेरिका पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन ईरान ने यह अज्यूम नहीं किया था कि उनके कमांडर्स को घर पे मारा जाएगा या घर पे हमला किया जाएगा। तो पिछली जंग और इस जंग में बहुत फ़र्क है। सबसे पहले तो ये कि ईरान ने ऐलान कर दिया है कि ये रीजनल वॉर होगा, और दूसरी चीज़ ये है कि पिछली बार जब नेगोशिएशंस ईरान और अमेरिका के हो रहे थे तो यूरोपियन कंट्रीज़ उसमें बीच में नेगोशिएट नेगोशिएट कर रहे थे। इस बार अरब कंट्रीज़ कर रहे हैं, जैसे ओमान के इस वक़्त फ़ॉरेन मिनिस्टर जेनीवा में आज मौजूद हैं। तो जो अमेरिका की इस वक़्त पोज़ीशन है वो बहुत ही कमज़ोर पोज़ीशन है। एक तो उनके अभी कल ही उनके एक जनरल हैं जो चेयरमैन है जॉइंट उनकी मिलिट्री के, वो उनका स्टेटमेंट आया है कि अगर हमने ईरान पे हमला किया तो हमें बहुत ही एक्यूट रिस्क है, बहुत ही बड़े रिस्क हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास इनफ डिप्लॉयमेंट्स नहीं है, हमारे पास इनफ थाट नहीं है। हम यूक्रेन और इज़राइल की जंग में हमारे बहुत सारे वेपन्स इस्तेमाल हो चुके हैं, और अगर लॉन्ग टर्म वॉर ईरान के साथ हुआ तो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, हमारे सैनिकों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। एक तो ये प्रॉब्लम है कि उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका के अंदर, डिप्लोमेट्स और रिपब्लिकन के बीच में, कल ही उनकी स्पीच के दरमियान बॉयकॉट हुआ, लोग उठ के चले गए, लोगों ने बॉयकॉट किया। वहां की सुप्रीम कोर्ट से इनकी प्रॉब्लम्स बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इनके टैरिफ्स को रिजेक्ट किया है। वहां की जो पब्लिक रेटिंग है अमेरिका के अंदर वॉर को लेके वो 30 अप्रोक्सीमेटली 32 या 34% है। तो अमेरिका को दो एंगल से देखना है। एक एंगल ये है कि अमेरिका के डोमेस्टिक सपोर्ट क्या ट्रंप के पास मौजूद है? नहीं। दूसरा ये है कि ईरान ने कहा है कि हम रीजनल वॉर कर देंगे, यानी ईरान हमला करेगा तो रीजनल कंट्रीज जो है वो डरे हुए हैं, वो अमेरिका को कह रहे हैं कि अगर तुमने वॉर शुरू किया तो हम भी परेशान हो जाएंगे। तो अमेरिका इसलिए भी जंग का आगाज नहीं कर सकता, बिकॉज अमेरिका चारों तरफ से इस वक्त दबाव के अंदर है। तो क्या ज़मीर अब्बास जाफरी साहब, अमेरिका इस मोड में है कि सम्मानजनक समझौता करो या कुछ इस तरह का मामला करो कि और चुपचाप निकल जाओ, सम्मानजनक तरीके से निकल जाओ? अब क्या बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है या फिर कुछ बड़ा होगा? जी, देखिए, बहुत क्लियर हमारे लिए ये है कि अमेरिका इस वक्त इस पोजीशन में है कि अमेरिका ने ये अज्यूम किया था, या जो स्टीव विटकॉफ उनके नेगोशिएटर है उन्होंने कहा कि ट्रम्प फ्रस्ट्रेटेड है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये अज्यूम किया था कि हम इतने सारे जंगी बेड़े लेके आएंगे, फाइटर जेट्स लेके आएंगे, ये सब करेंगे, हम एक प्रेशर बिल्ड करेंगे और ईरान डर जाएगा। अब
ईरान नहीं डर रहा है, इसके लिए उनके पास कोई प्लान रेडी नहीं है, सिवाय इसके कि वो जंग शुरू कर दें। अगर वो जंग शुरू करता है तो ईरान ये तो क्लियर है कि ईरान को नुकसान जी। उठाना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो क्या अमेरिका ऐसी जंग में एंटर होना चाहता है कि वो नुकसान उठाए? तो अब अमेरिका मुझे लगता है कि एक बहुत ही एक दुविधा में इस वक़्त है कि अगर अगर वो जंग करे तो उसके लिए मुश्किल है, जंग ना हम्म। करे तो पूरी दुनिया में जो उसने बवाल किया है। देखिए, कल बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, जेडी वेंस ने कहा कि ईरान ने ये नहीं कहा है, अगर ईरान कह दे कि भाई हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाहते, तो हम ये कंसिडर करेंगे। जबकि ईरान ने 100 बार कह चुका है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाहते। ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि इनको कोई बहाना मिल जाए, ताकि वो जंग के अंदर वो कहें कि ठीक है भाई हम जंग नहीं करना चाहते, ईरान कह रहा है हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे। जो आज ओमानी फॉरेन मिनिस्टर है, उनका जो ट्वीट अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही आया है, वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। वो ट्वीट में कहते हैं कि मैं पढ़ दूं आपके लिए। कहते हैं, वी हैव बीन एक्सचेंजिंग क्रिएटिव एंड पॉजिटिव आइडियाज इन जेनीवा टुडे एंड नाउ बोथ यूएस एंड इरानियन नेगोशिएटर्स जी। हैव एडजर्न्ड फॉर अ ब्रेक, वी विल रिज्यूम टुडे, वी होप फॉर टू टेक मोर प्रोग्रेस। और इरानियन ओमानियन फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है कि जो ईरान ने प्रपोजल दिया है, अमेरिका ने उसे बहुत ही खुशी से उसे एक्सेप्ट करना चाह रहा है अमेरिका। तो ये भी एक सिग्नल है कि अमेरिका इस वक्त जो चाह रहा है कि जंग से एग्जिट करे, नेगोशिएशंस के ऊपर आए और बात को इस तरीके से खत्म करे कि उसकी उसकी जिल्लत का सबब ना बने। जमीर अब्बास जाफरी साहब, ईरान कई बार कह चुका है या अक्सर कहता रहता है कि हमें अमेरिका पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। खुद इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई साहब ये बात कहते हैं कि अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है। बावजूद इसके अमेरिका से क्यों बातचीत कर रहा है ईरान? क्या ये वक्त पास करना, टाइम पास करने वाली स्थिति नहीं है? देखिए, किसी भी अक्लमंद इंसान को अमेरिका पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अमेरिका तो भरोसे के लायक है ही नहीं, ये पूरी दुनिया जानती है। देखिए, पिछली बार जब ईरान पर हमला हुआ तो उस टाइम पे बातचीत हो रही थी और कहा कि अगले वेडनेसडे को दोनों टीम्स मिलने वाले थे और दोनों ने अमेरिका ने अश्योर किया था कि कोई हमला नहीं होगा और उसके बीच में हमला कर दिया। जेसीपीओ ईरान ने साइन किया, उन्होंने फाड़ के फेंक, ओबामा ने साइन किया, ट्रंप ने फाड़ के फेंक दिया। तो इनके पास तो कोई कानून है नहीं। वेनेजुएला में गए, किडनैप करके लेके आ गए, जिसने किडनैप करके लेके आया था उसको कल उन लोगों ने मेडल्स भी दिए। तो अमेरिका पे कौन भरोसा कर सकता है? ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ईरान क्यों बात कर रहा है, क्योंकि देखिए हम दुनिया में रहते हैं, दुनिया में सिर्फ मिलिट्री नहीं होती है, दुनिया में डिप्लोमेसी नाम की एक चीज होती है। यूनाइटेड नेशन है, इंटरनेशनल लॉज हैं, स्पेशली कमजोर मुल्कों के लिए, कमजोर जिसे हम कमजोर कहते हैं आज की दुनिया में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिसे ये लोग कहते हैं, वो कंट्रीज जो हैं, यूनाइटेड नेशन उनके ऊपर ज्यादा दबाव करता है, सैंक्शंस लगाता है। ईरान के लिए क्लियर है कि अगर अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड सैंक्शंस हटाने को तैयार है तो हम नेगोशिएट करने को तैयार है, लेकिन शर्त इक्वल फुटिंग की है, इक्वालिटी की है। जैसे आगा अरागची जो उनके फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने बिल्कुल खुल के कहा, हमसे इज्जत की जबान में बात करोगे, हम भी इज्जत की जबान में बात करेंगे। हमसे ताकत की जबान में बात करोगे, हम भी ताकत की जबान में बात करेंगे। हमसे जंग की बात करोगे, हम भी जंग की बात करेंगे। हम दोनों तरीके से तैयार हैं, जंग के लिए भी तैयार हैं, सुलह के लिए भी तैयार है। तो ईरान क्यों बात कर रहा है? ईरान इसलिए बात कर रहा है क्योंकि इंटरनेशनल लॉज है, इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक अगर ईरान कहेगा हम बात नहीं करते हैं, बहाना मिलेगा वेस्टर्न कंट्रीज को ईरान पर हमला करने के लिए। तो डिप्लोमेसी के लिए ईरान के लिए जरूरी है कि डिप्लोमेसी में अपने लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए अपनी बात को सामने रखे। बीच में चर्चा यह भी चली थी जमीर अब्बास जाफरी साहब कि ईरान प्रिवेंटिव स्ट्राइक कर सकता है, पहले हमला कर सकता है जी, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, हम देख रहे हैं इतने दिनों में। तो ये भी क्या ईरान की तरफ से जैसे अमेरिका प्रेशर बना रहा था उसी तरह की एक टैक्टिस थी, एक तरकीब थी ईरान की तरफ से भी, साइकोलॉजिकल एक तरह से प्रेशर बनाने की अमेरिका पर, इसराइल पर? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। जी। देखें, ईरान एक इस्लामिक कंट्री है और इस्लामिक कंट्री के इस्लामिक लॉज के मुताबिक ईरान चलता है। जब तक खतर का एहसास ना हो जाए और 100% ये यकीन ना हो जाए कि दुश्मन हमला करने वाला है, तब तक हमला ईरान नहीं करेगा, क्योंकि ईरान के लिए नैतिकता और मॉरल वैल्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ईरान वेट कर रहा है क्योंकि सामने वाला कह रहा है ठीक है हम बात करेंगे।
और ये नेवी ला रहे हैं, फ्लीट्स ला रहे हैं और अब्राहम लिंकन और जेरार्ड ये सब ला रहे हैं, ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज ईरान में मैं कल एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें वो डॉक्यूमेंट्री में ये बता रहे थे कि इन लोगों ने अंडर वाटर जो बोट्स बनाई हैं, छोटी छोटी हजारों की तादाद में है। तो जब ये हजारों की तादाद में बोट्स हमला करती हैं, तो ये इनका जो इनका जो डिफेंस सिस्टम है वो फेल हो जाता है, वो उसे कंफ्यूजन हो जाता है कि किस पे हमला करें किस पे ना करें। और ईरान ने पूरी अपनी नेवी की स्ट्रैटेजी बनाई है जंग के हवाले से, तो ईरान पूरी तरीके से तैयार है। जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि ईरान कभी भी इस्लामी कानून के मुताबिक पहले हमला नहीं करेगा जब तक कि उसके लिए इतना खतर का एहसास ना हो जाए कि वो सामने वाला यकीनन 100% हमला करने वाला है। ईरान कभी भी पहले हमला नहीं करेगा। क्योंकि ईरान हमने देखा था कि आसपास के अरब देशों को भी लगातार धमका रहा था हमले के लिए कि अगर आपकी तरफ से कुछ भी हुआ, कोई भी एक्शन हुआ, खासतौर से अमेरिका के दबाव में आकर आपने अपनी जमीन दी हम पर हमले के लिए, तो भी हम हमला कर देंगे। तो जिस तरह से ईरान अपना आक्रामकता दिखा रहा था, उसमें भी कुछ कमी आई है। तो क्या इसको देखते हुए हम मानकर चलें कि अब चीजें संतुलित हो रही हैं, या मिडिल ईस्ट में जैसा सोचा जा रहा था कि भीषण जंग होगी, अब नहीं हो सकती? देखें, जंग का तो पूरा सिस्टम अमेरिका के ऊपर और इजराइल के ऊपर है। अगर उन्होंने जंग शुरू की और मिडल ईस्ट में जो भी, वेस्ट एशिया में जो भी मुल्क हैं, जिन लोगों के एयर बेसेस हैं, कुवैत में हैं, कतर में हैं, सऊदी में हैं, बहरीन, हर जगह जहां पर इनके एयर बेसेस हैं, अगर वहां से हमला होगा तो ईरान ने कहा हम जवाब देंगे। सिर्फ एयर बेसिस पे इस बार बात नहीं हुई है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो हर जगह जहां पर अमेरिकन मफाद, उनका इंटरेस्ट लगा हुआ है, अमेरिकन ओनरशिप जहां जहां पर है, वहां वहां हमला होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसका मतलब जेपी मॉर्गन बैंक अगर अमेरिकन है दुबई में, तो उस पर भी हमला हो सकता है। इसका मतलब है आईटी कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट की या दूसरी कंपनीज है जो दुबई में जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के रखी है, जिसकी वजह से वेपन्स बन रहे हैं, उन पे भी हमला हो सकता है। तो ये बार सिर्फ हमले की ये बात नहीं है कि एयर बेसिस पे हमला होगा, ये बार बात ये है कि हर उस जगह पे हमला होगा जो जगह को अमेरिका यूज करके दूसरी जगह हमला करता था। जिस तरीके से इजराइल के वाइजमैन इंस्टीट्यूट पे हमला हुआ है, उसी तरीके से दुबई के या कतर के या उन जगहों पर हमला हो सकता है जो अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व करती हैं। हाल ही में एक भारतीय टीवी चैनल ने अब्बास अराक्ची साहब, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका इंटरव्यू किया, जिसमें सवाल पूछा गया कि जो पश्चिम है और जो ईरान के दुश्मन है वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली खामनेई साहब को टारगेट करने की कोशिश में है, उनका असैसिनेशन करने की कोशिश में है। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा? तो ऐसे में अब्बास अराक्ची साहब ने कहा कि कुछ भी नहीं होगा, ईरान की सत्ता व्यक्ति केंद्रित नहीं है, एक व्यक्ति पर आधारित नहीं है, हमारे पास बहुत से विकल्प हैं। इसको हम कैसे देखें, इस जवाब को हम कैसे देखें? क्या ईरान ने पहले से ऐसी कोई तैयारी कर रखी है? क्योंकि ये बार बार आरोप लगता है कि बिल्कुल सत्ता परिवर्तन के लिए इस बार जंग होगी ईरान में, ईरान के साथ में, और ईरान ने क्या उसके लिए भी कोई इंतजाम कर रखा है? देखिए, ईरान में जो हुकूमत है उसमें निज़ाम विलायत फ़क़ीह है, एक इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस का उसकी लीडरशिप का एक सिस्टम है। यानी जो लीडर होता है वो मुज्तहिद होता है और पूरी एक गार्डियन काउंसिल होती है, पूरा एक निज़ाम होता है जो उनको, पूरा एक सिस्टम है ईरान में। जिस इमाम खुमैनी जब इस दुनिया से गए, रहलत हुई उनकी, तो किसी ने सोचा नहीं था इमाम खुमैनी के बाद कोई आएगा, लेकिन आयतुल्ला खामेनी आए। अल्हम्दुलिल्लाह सालों से ये ईरान की लीडरशिप को और मजबूत किया, ईरान की हुकूमत को मजबूत किया, इनकलाब को मजबूत किया, जवानों को मजबूत किया, इल्म के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, हर जगह आयतुल्ला खामेनी ने खिदमत की। तो ईरान में बहुत सही कहा उन्होंने, ईरान में इन लोगों को देखें, आयतुल्ला खामेनी बहुत बड़े शख्स हैं और खुदा हमारी जानें कुर्बान हो जाए उनके ऊपर। लाखों हम लोग मुसलमान इस वक्त दुनिया में हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी जान चली जाए, आयतुल्ला खामेनी की जान बच जाए। मैं ये सिर्फ एक शिया होने के नाते नहीं, बल्कि मैं एक आम मुसलमान की इस वक्त फीलिंग बता रहा हूँ पूरी दुनिया में। लेकिन हमारी राह शहादत है, इसके अंदर भी हमें शक नहीं है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत दी, करबला वालों ने दी, उनकी शहादत से इस्लाम जिंदा हुआ, इस्लाम खत्म नहीं हुआ। तो बहुत हमारे लिए डिफिकल्ट है ये कहना, लेकिन अगर शख्स के महवर पे हुकूमत ईरान में नहीं है, आइडियोलॉजी के महवर के ऊपर है, इस्लामिक गवर्नमेंट है जिसका लीडर जो होगा वो आलिम दीन होगा,
मुज्तहिद होगा, जिसके अंदर इस्लामिक लॉज को डिराइव करने की सलाहियत होगी, जिसके अंदर दुनिया की समझ होगी, जिसके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स होगी, शुजा होगा, दुनिया से न डरने वाला होगा, अल्लाह के कानून को अमल करने वाला होगा। तो ये कानून के सिर्फ आयतुल्लाह खामेनी एक शख्स थोड़ी ना ईरान में मुज्तहिदों की तादाद बहुत ज्यादा है, उलमा की तादाद बहुत ज्यादा है, मराज तकलीद की तादाद बहुत ज्यादा है। तो ईरान में इन्हें लगता है कि किसी एक शख्स को हटा के या एक शख्स को बुला के हुकूमत गिर जाती है, ऐसा नहीं होता। ईरान की आवाम साथ में है। 34 मिलियन लोग जो 22 बहमन को 11 फरवरी को आए थे, 3 करोड़ लोग अगर किसी लीडर के साथ हों, किसी सिस्टम के साथ हों, उसका क्या हो सकता है? इंग्लिश में एक नारा है, कहते हैं पीपल यूनाइटेड कैन नेवर बी डिफीटेड। तो जब लोग यूनाइट हो जाते हैं तो उनको कोई हरा नहीं सकता। इंशाअल्लाह आयतुल्लाह खामेनी का साया हमारे सरों पे कायम और दायम रहेगा और दुश्मन जलील खार होंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, लेकिन जो बातचीत चल रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर को लेकर जो नेगोशिएशन चल रहा है, आपको क्या लगता है उसके कितने हद तक सफल होने की संभावना है? क्योंकि बीच में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की भी बात आई थी कि उसको भी रोको या उसकी सीमाएं बनाओ, ईरान ने उसके लिए साफ मना कर दिया। और ये भी आपसे पूछना चाहूंगा, बिल्कुल अगर सीधे तौर पे पूछूं कि अब उस खित्ते में या ईरान अमेरिका या ईरान इजराइल के बीच में जंग के इम्कानात कितने % बच जाते हैं? क्योंकि ये लगभग 1.5 महीना होने जा रहा है, ये तनाव चल रहा है, क्या जंग के इम्कानात अभी भी हैं? देखें, हंसी की बात तो ये है कि तमाम न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो इस तरीके से बताते हैं 24 घंटे में जंग होगी, 48 घंटे में होगी, 72 घंटों में होगी, सैटरडे को हो जाएगी, मंडे को होगी, ट्यूसडे को होगी। बेशर्मों को इतनी भी शर्म नहीं है कि भाई एक बार आपकी बात पकड़ी गई, दूसरी बार ना बोलें, तीसरी बार, चौथी बार सेम झूठ बार-बार बोलते हैं, बार-बार पकड़े जाते हैं, फिर भी बोलते हैं। तो जंग कब शुरू होगी? तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, जंग तब शुरू होगी जब अमेरिका और इजराइल को ये लगेगा कि हम मारेंगे और हम मार नहीं खाएंगे। और उसके लिए जरूरी है कि ईरान को अंदर से कमजोर किया जाए, अंदर से ईरान में प्रोटेस्ट इतना कवी हो जाए कि वो बाहर से हमला करें और अंदर से ईरान खोखला हो जाए। जो ईरान के दुश्मन जो है इस काम में फेल हो गए हैं। तो अगर कोई ऐसी डील बनती है जहां पर ईरान के इकोनॉमिक फायदे होते हैं और ईरान का सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम जो है उसके बारे में नेगोशिएशंस होती है, तो ईरान उसके लिए रेडी है। देखिए, ईरान की कुदरत यहां पे समझ में आती है कि पहली चीज, ईरान डायरेक्ट उनसे बात नहीं कर रहा है, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहा है, ओमान का फॉरेन मिनिस्टर उनसे जाके बात कर रहा है। तो ये आपको कुदरत बताती है ईरान की ताकत के। ईरान उन्हें अमेरिका वो इस लायक भी नहीं समझता कि वो डायरेक्ट बात करे। दो, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे वो हूती हमास या कोई भी बात हो, ईरान ने कहा नहीं, ये तो बात ही नहीं होगी, ये तो बात ही नहीं है हमारी, सिर्फ आपसे न्यूक्लियर नेगोशिएशंस पे बात है। कि ईरान की कुव्वत और कुदरत बताता है। इमरान भाई, मैं तमाम व्यूअर्स को एक बात आखिर में कहना चाहता हूं कि ईरान ने एक मॉडल पेश किया दुनिया के सामने, मुसलमानों के सामने, कि इज्जत करो, इज्जत के साथ अगर आप अपनी ताकत पे भरोसा करो, अल्लाह की जात पे भरोसा करो, अपना ईमान रखो, कहो कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अल्लाह की जात पे मैं भरोसा करता हूं, अल्लाह मेरी मदद करेगा। जब मैं अल्लाह की मदद करूंगा, अल्लाह मदद करता है, अल्लाह इज्जत देता है। आज देखें, अमेरिका आ रहा है बात करने के लिए, अमेरिका मजबूर हो रहा है बात करने के लिए, और इज्जत मंदी से ईरान अपनी बात को रख रहा है। और अगर नेगोशिएशंस होती हैं तो ठीक है, कामयाब होती है तो ठीक है, कामयाब नहीं होती हैं तो ठीक है। लेकिन हमारे लिए क्लियर है कि हमने अपनी बात को कभी भी एथिकल और मॉरल और मॉरल ग्राउंड्स में हमेशा अपनी बात को रखा, लीगल ग्राउंड्स में रखा, और लीगल और मॉरल ग्राउंड्स में ईरान ने हमेशा अपनी सुपीरियोरिटी को क्लेम किया है। तो ये बहुत अहम बात आपने बताई, हालांकि आपने खुद इस बात को कहा कि ये अपुष्ट सूत्रों के हवाले से है, यानी इसकी तस्दीक फिलहाल नहीं हो सकती, लेकिन ईरान कुछ शर्तों पर राजी होता दिख रहा है, खासतौर से न्यूक्लियर एनरिचमेंट और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, हालांकि अभी इसकी सीधे तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है, इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। लेकिन अगर ये बात चल रही है तो कहीं ना कहीं, अगर ये धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग जली होगी, और ये खबर मंजर आम पर धीरे धीरे आ रही है। इसकी डिटेल्स हो सकता है अगले कुछ घंटों में हमारे सामने हो। तो बहुत शुक्रिया जमीर अब्बास जाफरी साहब इस पूरी बातचीत के लिए, और आपने जो वक्त दिया। रोजे में से आप हैं और तमाम लोग रोजे से हैं, लेकिन बावजूद इसके आप लगातार लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ रहे हैं, और जो भी ताज़ा डेवलपमेंट है उसके हवाले से। वैसे ईरान में रमज़ान कैसे चल रहे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह ईरान में कुरान पे काफ़ी फ़ोकस किया जाता है। आयतुल्लाह ख़ामेनेई रोज़ कुरान की महफ़िलों में आते हैं, महफ़िलों में कुरान पढ़ा जाता है, क़िरात की जाती है, कुरान के प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पर कुरान के। अभी कल ही मैंने देखा एक बच्ची का तकरीबन मोजिज़ा आप समझ लें कि वो बच्ची के नाक में, नॉस्ट्रिल्स में वो पाइप लगे हुए हैं, उससे वो बच्ची कई सालों से सांस लेती है, बात नहीं कर पाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने पूरे कुरान को इसी हालत में हिफ्ज किया है। 6 या 7 साल या 8 साल की बच्ची है और उसने 2 साल, ढाई साल में कुरान को हिफ्ज किया है। ऐसे मोजिज़े कुरान के इस समाज में देखने को मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान कुरान का महीना है। तमाम व्यूअर्स जो मेरे हैं, उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि कुरान पढ़ें और अल्हम्दुलिल्लाह आज कुरान पढ़ना इतना आसान हो गया है कि आप जाएँ इंटरनेट पे 40 मिनट में हर रोज़ आप कुरान का तर्जुमा पढ़ सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे कोई पूछे कुरान में ये लिखा है और आपको पता ना हो। माह रमज़ान में कुरान पढ़ें और कुरान को समझें। माह रमज़ान का असली मकसद यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। तो दिन दुनिया शो में ये थे ज़मीर अब्बास जाफरी साहब, सीधे ईरान से हमारे साथ जुड़े थे और जो ताज़ा अपडेट है हमने आपके सामने रखा। आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा और जो बातें ज़मीर अब्बास जाफरी साहब ने हमें बताई हैं आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। आपकी भी बहुत डिमांड थी कि ज़मीर अब्बास जाफरी साहब से अपडेट लेते रहिए, तो हमने आज उनसे फिर रब्ता किया। वक्त वक्त पर उनसे संपर्क करते रहेंगे और आप तक बिल्कुल ताज़ा अपडेट, वहाँ की जो सिचुएशन है मिडिल ईस्ट की और ईरान की, आप तक लाइव हिंदुस्तान के जरिए पहुंचाते रहेंगे, दीन दुनिया शो के जरिए पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।